हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा कई बार रिपीट किए हुए प्रश्न हैं और बार बार यह एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप चाहे टीआरई 3D एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हों, यह दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, जो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था यह आपका कब छोड़ा गया था? तो वह आपका छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। जी हाँ दोस्तों, कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो था यह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष दीर्घतम होता है। तो पूछा गया है कि वर्ष दीर्घतम कब होता है? तो वह होता है प्लूटो पर। जी हाँ दोस्तों, जो प्लूटो है उसमें जो है कि उसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो उसका परिक्रमण काल जो है वह 248 पृथ्वी वर्ष होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। पृथ्वी मतलब जितना पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं या 366 दिन, और उसका एक वर्ष उतना होता है और 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर जो है उसका वर्ष होता है प्लूटो का। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह आपका है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वह होता है, यह यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन में गलत लिखा गया है, घात नहीं लगा है। वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप याद रखेंगे, क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह विद्युत चुंबकीय का तरंग का वेग होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यह प्रकाश की चाल के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल भी इतना ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है वह प्रकाश की चाल निर्वात में इतना ही होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है वह उसी के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी जो करंट होता है उसको कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए, एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। इसको जो है कि डायनमो द्वारा जो है कि उत्पन्न किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एसी करंट को डायनमो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डायनमो एक उपकरण होता है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, डायनमो किस पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह भी प्रश्न काफी बार आपके एग्जाम में आया है कि डायनमो जो है कि किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है कि धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व क्या होता है? तो देखिए, धारा घनत्व जो होता है वह आपका एक सदिश राशि होती है। जी हाँ दोस्तों, धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। किसी एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेप क्षेत्रफल से जो प्रवाहित धारा होती है उसी को धारा घनत्व कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा कि किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से जो है क्षेत्रफल से, परिच्छेद क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होती है उसी को धारा घनत्व बोला जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में निम्नतम होती है?
तो पूछा गया है कि प्रकाश की जो गति होती है निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है, तो वह आपका होता है शीशा से। जी हाँ दोस्तों, जल में भी प्रकाश की गति ज़्यादा होती है, निर्वात में तो आप जानते ही हैं, वायु में तो जानते ही हैं, कांच में जो है वह सबसे कम होती है। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से सबसे कम कांच में होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में जो है वह 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे, जो है कि 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है, या अगर इसको आप सेकंड में निकालेंगे तो 499 सेकंड का समय लेता है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 4.2 सेकंड दिया गया है, तो यह ऑप्शन गलत है। 4.8 सेकंड, यह भी ऑप्शन गलत है। 36 घंटे, यह भी ऑप्शन गलत है। 8.5 मिनट जो लेता है इसको आप सही मान सकते हैं, क्योंकि यह 8.19 के पास में है। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में 5 विकल्प है तो उसमें जो है कि आप ऑप्शन नंबर ई मारिएगा, क्योंकि वहां पर जो है कि दिया रहता है कि इनमें से कोई नहीं। और जो प्रकाश का जो समय है वह जो है कि लेता है आपका 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। तो अगर जो है कि आपका यह ऑप्शन दिया गया है तो सही मारिएगा, लेकिन अगर वह नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर आप 5th मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो देखिए इसमें जो है कि आपका 5 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें देखिए 5 मिनट में, 8 मिनट में, 6 मिनट में और 10 मिनट में। तो देखिए यहाँ पर जो है कि ई वाला ऑप्शन आपका दिया गया है, और परफेक्ट आंसर नहीं दिया गया है कि 8.19 मिनट में पहुँचेगा। तो इसलिए जो ऑप्शन है वह ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कि एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर जो है कि इसमें मान लीजिए 4 ऑप्शन रहता, 5वां नहीं रहता कि इनमें से कोई नहीं, तो आप 8 मिनट जो है कि मार सकते हैं, उस सिचुएशन में सही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और बृहस्पति का व्यास कितना होता है, तो बृहस्पति के व्यास की बात करें तो 1,39,822 किलोमीटर जो है वह बृहस्पति का औसत व्यास होता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो देखिए अगर हम बात करें जो रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है वह टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल अभी आप घर में देखते होंगे, पहले क्या होता था कि जो 10 रुपए का बल्ब आता था उसमें जो है कि टंगस्टन लगा रहता था, और वह हम लोग जलाते थे घर में। लेकिन अभी एलईडी का ज़माना आ गया, तो वह बल्ब लगभग जो है कि बहुत कम लोग लाते हैं, कोई कोई लगाता है, क्योंकि वह 100 वाट का बल्ब होता है, काफ़ी ज़्यादा बिजली खींचता है, तो इसलिए उसमें जो है कि टंगस्टन का प्रयोग होता था। तो इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यह 10 प्रश्न आपके जो है कि फिजिक्स के हो गए, भौतिक विज्ञान के हो गए। अब इसके आगे के 10 प्रश्न हम जो है वह केमिस्ट्री के देखेंगे, फिर उसके आगे हम बायोलॉजी के प्रश्नों को लिए हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वाटर गैस का मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो वाटर गैस होती है यह किसका मिश्रण होता है। तो वाटर गैस जो होती है यह CO+H2 का मिश्रण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, और इसका जो ऊष्मीय मान होता है यह 2800 किलो कैलोरी होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, और इसका उपयोग जो है हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण के अपचायक के लिए किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। वाटर गैस में कौन कौन सा मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि के कारण
पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि किसके कारण जो है कि पानी की एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो यह आपका जो ऑप्शन होगा यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण जो है पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया आपसे, यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2023 में ही पूछा गया था कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके आपका लवण, नमक और पानी बनाते हैं और उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं? तो वह आपका है Al2O + CuO। जी हाँ दोस्तों, Al2O3 है आपका, और जो है कि यहाँ पर 3 देखिए छूट गया है, Al2O3 है और CuO है जो है वह आपका जो है कि वह धातु ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है यह एक ऐसी घटना होती है जहां की पृथ्वी के वायुमंडल से कुछ गैसें जो है वह ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती हैं और उन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में माना जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों की, तो ग्रीन हाउस गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके अलावा आपका मीथेन हो गया, उसके अलावा जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है तो यह भी आपका जो है कि एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके अलावा आपका जलवाष्प हो गया, तो यह सब ग्रीन हाउस गैस हैं और इन्हीं सभी गैसों के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया। और दोस्तों यह जो प्रश्न है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। TRE 1 में आया था, TRE 2 में आया था, TRE 3 में आया था। तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें अम्ल धातु जो होते हैं कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो इसका देखिए इसका जो विकल्प आपका सही हो जाएगा वह हो जाएगा CO2। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, कौन सी गैस निकलती है तो CO2 निकलती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है, दिया गया है कि HOOCC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको हम कौन सा अम्ल कहेंगे? तो देखिए इसको अगर हम बात करें तो इसको हम ऑक्जेलिक अम्ल कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल इसको कहा जाता है जो कि आपका क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो वह होता है C2H2O4 होता है। इसका रासायनिक सूत्र यही होता है, C2H2O4 होता है। इसको हम ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको 3 परखनलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो पूछा गया है कि जो है कि कोई नीला लिटमस पेपर है, इसमें जो है कि 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं जिसमें कि एक में आसुत जल है और अन्य 2 में अम्ल है और क्षार है। तो इनमें से लाल लिटमस नीला हो जाता है तो वह किसमें डुबाया जाता है? तो वह आपका जो डुबाया जाता है वह क्षार में डुबाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्षार में अगर आप डुबाएंगे तो वह आपका कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस जो है वह आपका नीला हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो देखिए अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल की जो गंध है वह किसके समान होती है?
तो वह आपकी सिरका के समान होती है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिरका के समान होती है। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह होता है CH3 आपका होता है COOH होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, CH3 COOH होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क या स्याही गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो देखिए, अगर शुष्क या स्याही गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग जो है कि क्यों नहीं बदलती है, तो उसका जो कारण है वह है कि कोई H2O+ आयन जो है वह मौजूद नहीं होंगे। केवल लिटमस केवल H2O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कि जो लिटमस पेपर होता है वह H2O आयन की उपस्थिति में ही रंग को चेंज करता है। तो इसलिए यह जो है कि इसमें स्याही गैस जो है उसमें H2O आयन नहीं होते हैं, जिसके कारण वह कलर नहीं बदलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विषम का पता लगाइए। तो देखिए, इसमें से विषम को आपको पता लगाना है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कि देखिए, जो विकल्प दिया गया, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना, ये सभी जो है कि आपके क्या हैं? तो यह सभी आपके जो है कि रासायनिक अवक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, यह सभी जो है कि अगर फल पक जाता है तो उसको आप कच्चा नहीं कर सकते, सीमेंट अगर जम जाती है तो उसको आप फिर सीमेंट नहीं बना सकते, या कोयला जल जाता है तो उसको आप कोयला नहीं बदल सकते। तो यह सभी आपका क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा ये सभी ऊष्माक्षेपी हैं। जी हाँ दोस्तों, जब फल पकता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, सीमेंट जमता है तो उसमें से भी ऊष्मा निकलते हैं, और कोयला जलता है तो उसमें से भी ऊष्मा निकलती है। तो इसमें से कोई भी विकल्प जो है कि आपका विषम नहीं है। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप याद रख सकते हैं। यह एक तरह से आपका रीजनिंग का देखिए प्रश्न हो गया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है, यहाँ से आपका जो है कि बायोलॉजी के प्रश्न आ गए। चलिए बायोलॉजी के प्रश्नों को देखा जाए तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। तो पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तथा के बाद आपका खाली जगह दिया गया है, उसको भरना है। इस प्रश्न में जगह नहीं है। तो देखिए, पौधे का तना पौधों के सभी हिस्सों में जो है कि भोजन तो वितरित करता है, जिसमें जो है कि उसके अलावा क्या मदद करता है? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पौधे का जो तना होता है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। और यह पत्ती और पौधों की पत्तियां फूलों एवं फलों के सहारा देने के साथ साथ जो है कि पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं या आपका जो है प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करती हैं, साथ ही में जो है कि पौधों को आकार में भी मदद करती हैं, और पौधे का जो तना है यह आपका भोजन का भंडारण करने में भी मदद करता है और श्वसन में भी मदद करता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह एक से अधिक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वह किसका है? तो सिकोआ का जो वृक्ष है वह सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह सिकोआ का है, जिसकी की लंबाई लगभग है 115 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, 115 मीटर से भी अधिक लंबाई उसकी है। और सबसे छोटा अगर हम बात करें तो वह आपका एंजियोस्पर्म का वुल्फिया होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्या होता है? उल्फिया जो है वह सबसे छोटा वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन है। तो देखिए, अगर हम बात करें एस्पिरिन के बारे में तो एस्पिरिन जो होती है वह आपका एंटीपायरेटिक होती है। जी हाँ दोस्तों, एस्पिरिन आपका एंटीपायरेटिक होती है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद में अधिक प्रोटीन होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है तो वह आपका होता है वह सोयाबीन में होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद आपका अरहर में प्रोटीन मिलता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए
प्रयोग किया जाता है? तो देखिए तना काट आमतौर पर जो है वह आपका गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गन्ना का कायिक प्रवर्धन जो है वह आपका कलम या पेड़ी द्वारा जो है कि किया जाता है, लेकिन यह फसल जो है वह मुड़ी फसल के साथ साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद जो है कि ताजी डाली जो है कि काट करके उसका जो है कि पुनः रोपण हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अगर बिहार के गांव एरिया से होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो आपका गन्ने की जब बुआई होती है तो उसमें क्या होता है, देखते हैं कि बहुत से लोग गन्ने की कटाई अब करते हैं तो उसमें जो पेड़ी होती है उसको छोड़ देते हैं, तो वह बाद में चल करके उसमें से फनक के वह आपका फिर गन्ना उपज जाता है। लेकिन जब 3-4 साल बीत जाता है तो ऐसे में हर साल जो है कि उत्पादन कम होते जाता है, तो जिसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए फिर से जो किसान होते हैं वह लोग जुताई करके और फिर से नए गन्ने को काट करके और उसका पेड़ी बना बना के वह लोग बुआई करते हैं। तो उसी को जो है कि पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो देखिए अगर हम बात करें संसार के सबसे बड़े पुष्प की, वह आपका रफलेशिया है। जी हाँ दोस्तों, रफलेशिया सबसे बड़ा पुष्प है संसार का, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो देखिए अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना को जो सम्मानित किया गया था वह जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो डॉक्टरों के द्वारा जो है वह एनेस्थीसिया जो गैस प्रयोग की जाती है वह क्या होता है उसमें? तो उसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो है कि रंगहीन होती है और गंधहीन होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दिया गया है आर्कियोपेट्रिक्स जो है वह क्या है? तो पूछा गया है कि आर्कियोपेट्रिक्स जो है वह आपका क्या होता है? तो वह आपका होता है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या शायद आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन यह 1-2 बार आया था तो हमने इसको शामिल कर लिया है कि यह आपका जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो पूछा गया है कि डॉल्फिन किसमें जो है कि वर्गीकृत किया गया है? तो डॉल्फिन को जो है वह अस्थनि में वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, डॉल्फिन को आपका अस्थनि में वर्गीकृत किया गया है। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु होता है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं और इनमें से जो है कि गंगा डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साइंस के प्रश्न हमने लिए थे और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप TRE 3D एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं और साइंस के जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं और सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो उसको आप पढ़ जाइए। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाइए, आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको सबको पढ़ जाइए। आपको जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको पढ़ जाइए। और जितने भी प्लेलिस्ट बनाया हमने, जैसे आपका बिहार स्पेशल हो गया, भूगोल हो गया, तो सबको पढ़ जाइए। और सबको पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी आपके पास मात्र 20 से 25 दिन का समय है, तो इसको आप यूटिलाइज करिए और अच्छे से पढ़ जाइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।